नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम राजभर और मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा कक्षा 10th के एनसीईआरटी जियोग्राफी में सेकंड चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या दिया है? वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो दोस्तों चैप्टर का नाम तो दिया है वन एवं वन्यजीव संसाधन, लेकिन इसको जानेंगे कि वन माने क्या होता है। जो वन है, वन की डिफिनेशन क्या होगी? तो वन जहाँ पे अनेक प्रकार के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उसे वन कहते हैं। और जीव, वन्य जीव किसे कहते हैं? जो भी प्राणी जीव होते हैं उनको जीव कहते हैं। अब उन जंगलों में, मतलब उन वनों में उन जीवों की संरक्षण कैसे किया जाता है, आज इस चैप्टर के माध्यम से उन सभी जानवरों के बारे में हम लोग जानेंगे कि डॉल्फिन मछली, ब्लू व्हेल मछली, इनको कैसे संरक्षण किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों कि इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मतलब यही कह रहा है कि इस ग्रह पर जितने भी छोटे से छोटे जीव और बड़े से बड़े जीव हमारे पृथ्वी पर स्थित हैं, ठीक है, और जैव विविधताओं से मतलब भरा हुआ है। हमारी पृथ्वी जैव विविधताओं से भरी हुई है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, मानव जो है और एक जीवधारी है, एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, और जिसका हम मात्र एक हिस्सा है, और उसका हम मात्र क्या है? एक हिस्सा है, और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या दिया है? उदाहरण के लिए जैसे में दिया है वन, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक और उत्पादन जिस पर दूसरे सभी जीव निर्भर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो यहाँ पर दिया है वन क्या है? प्राथमिक उत्पादक है जिस पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर यदि सपोज दैट मानिए कि यदि वन नहीं रहेगा तो मनुष्य भोजन कैसे करेगा? मतलब कि छोटे छोटे पौधों से तो हमें अनाज मिलते हैं। तो भाई अब जो फसल होती है छोटी छोटी, वो पौधों के रूप में आ जाती है। तो यही बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या दिया है देखते हैं। इसमें आगे दिया है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। तो भारत में वनस्पति जात क्या होता है और प्राणी जात क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ प्राणी ऐसे हैं और कुछ पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में नहीं पाए जाते। मतलब यदि आप अपने आसपास चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे प्राणी भी नहीं हैं और कुछ पौधे भी नहीं हैं। उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। जाते हैं, वास्तव में भारत जैव विविधताओं के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। ठीक है, मतलब भारत जैव विविधता के मामले में सबसे समृद्ध एक देश है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियाँ की 8% लगभग 16 लाख पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब भारत में 16 लाख ऐसी हैं उपजातियाँ जो कि भारत में ही पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या दिया है? पाई जाती हैं, और ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2 या 3 गुना है। अभी यह 2 ही 3 गुना ही खोजी गई हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें अभी 2 ही 3 गुना खोजी गई हैं। अभी आप पहले भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीवन संसाधनों के क्षेत्रफल के किस्से के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने पीछे पढ़ा ही था कक्षा 9th वाले में। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, आपने सोचा होगा कि क्या महत्व है, तो अभी हम बताते हैं क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इनकी कद्र नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि
हम तो मतलब कोई भी हमारे आसपास जितने भी मतलब कि प्रजातियां पाई जाती हैं या वनस्पतियां पाई जाती हैं, उनको हम लोग जान ही नहीं पाते हैं कि हमारे आसपास पाई जाती हैं, और उसका हम लोग नाश कर देते हैं। ठीक है, तो आगे क्या दिया है देख लेते हैं। इसमें दिया है दोस्तों कि कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। मतलब कुछ लोगों का अनुमान है कि भारत में 10% वनस्पति जात जो कि वनस्पतियाँ होती हैं और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। ठीक है, इसमें से कुछ उपजातियाँ तो नुकसान नाजुक अवस्था में हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, इनमें से क्या है, गुलाबी चीता है। ठीक है, गुलाबी सिर वाली बत्तख है, फिर चीता है, पहाड़ी कोयल है, और जंगली चीतादार उल्लू और मधुका इनसिग्निस महुआ की जंगली किस्म, और हुबरडिया हेप्टान्यूरोन जो कि घास की एक प्रजाति है, हेप्टान्यूरोन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, हेप्टान्यूरोन एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप लोग घास की प्रजाति पे मारिएगा कि पूछेगा कि हेप्टान्यूरोन क्या है, तो हेप्टान्यूरोन क्या है, घास की प्रजाति है। ठीक है, जैसे में पौधे शामिल हैं। वास्तव में कोई भी बता नहीं सकता कि आप कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। मतलब वास्तव में अभी तक कोई नहीं बता सकता कि कितनी प्रजातियां अभी तक लुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधों भी महत्वपूर्ण हैं। मतलब क्या है कि आज हमारा जो ध्यान है केवल बड़े ही पशुओं पर, मतलब केवल बड़े ही जो जानवर हैं, बड़े जो वृक्ष हैं, उनको संरक्षित करने पर ध्यान है, और जो हमारे छोटे छोटे जानवर हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, उनको बचाने का प्रयास हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया है दोस्तों। यहाँ पर दिया है जैसे में कि लुप्त होते वन, ये जो वन है ये कैसे लुप्त हो रहे हैं, इसके बारे में जानकारी हम आप लोगों को अब देंगे इसमें। ठीक है, क्या दिया है, भारत में जिस पैमाने पर वन की कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। ठीक है, बात है भाई, मतलब जिस स्तर पे भारत में कटाई हो रही है वनों की, वो हमें तो विचलित कर ही सकती है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.24 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। ठीक ना, इतना क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। ठीक है, संघन वन 12.2% है, और खुला वन कितना है 9.14% है, और मैग्रो वन 0.14% है, और स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार 2013 की संघन वनों के क्षेत्र में 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों प्रतिबंध की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है। ठीक है, मतलब यह जो वनों में वृद्धि हुई है, यह कैसे हुई है, वृक्षारोपण के कारण ही इन वनों में वृद्धि हुई है। तो इसके बारे में यही बता रहा है यहाँ पे। आगे क्या दिया है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ दिया है, आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। मतलब कि जितने भी विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, प्राणियाँ हैं, उनके बारे में अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण क्या करा है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण IUCN के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मतलब जितने भी जानवर हैं, वनस्पतियां हैं, जीव हैं, उनको IUCN के अनुसार कई श्रेणियों में बांट दिया गया है। तो श्रेणियों में बांटा गया है, तो श्रेणियों के माध्यम से हम लोग समझने का कार्य करते हैं, और जो कि बहुत ही ईजी है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। पहला दिया है सामान्य जातियाँ। सामान्य जातियाँ किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जैसे में कि दिया है, ये वे जातियाँ हैं, सामान्य जातियाँ ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। ठीक है, मतलब जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए यानी जिंदा रहने के लिए क्या मानी जाती है, सामान्य मानी जाती है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे पशु दिया है, चील दिया है, चीड़ दिया है, साल दिया है, और चीड़ दिया है, और कृंदक दिया है। ठीक है, कृंदक इत्यादि, यह सब क्या है, जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को सामान्य जातियाँ समझ में आया। आगे क्या दिया इसमें, संकटग्रस्त जातियाँ। तो संकटग्रस्त जातियाँ क्या होती हैं, ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है।
मतलब यह वे जातियाँ हैं अभी मतलब लुप्त तो नहीं हुई हैं, लेकिन उनके लुप्त होने का अभी तक खतरा बना हुआ है, जिस विषय परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। मतलब जिसके कारण इनकी संख्या भी कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं, मतलब यदि वह जारी रहती है तो इस जातियों का जीवित रहना कठिन हो जाएगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, काला हिरण, काला हिरण, मगरमच्छ, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय जंगली गधा, और शेर पूंछ वाला बंदर, और शेर पूंछ वाला बंदर और गैंडा, और संघाई मणिपुरी हिरण। ठीक है दोस्तों, यदि इन प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं, मतलब कि संकटग्रस्त जातियों के यह सब उदाहरण हैं। ठीक है, अब आगे क्या दिया है इसमें, सुभेद जनजातियाँ। सुभेद जातियाँ यहाँ पर दिया है दोस्तों, जनजातियाँ नहीं जातियाँ दिया है। जातियाँ और जनजातियाँ में बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, सुभेद जातियाँ। तो इनके बारे में देख लेते हैं क्या कहता है। ये वे जातियाँ हैं, सुभेद जातियाँ में ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है। मतलब सुभेद जातियाँ में यह वह जातियाँ हैं जिनकी संख्या तो घट रही है, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती हैं तो इनकी संख्या घट रही है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब यदि इन पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो यह किस पे हो जाएंगी, संकटग्रस्त जाति पे हो जाएंगी। जैसे में इसमें एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, जैसे में नील भेड़ दोस्तों, जैसे में क्या दिया है, नील भेड़ दिया है, एशियाई हाथी दिया है, गंगा की डॉल्फिन मछली दिया है, इत्यादि इस प्रकार के उदाहरण हैं। ठीक है, अगर जिन पर रोक नहीं लगाया गया तो यह समाप्त हो जाएंगे। और आगे क्या दिया है, दुर्लभ जातियाँ। तो दुर्लभ जातियाँ किसे कहते हैं भाई, इसको देख लेते हैं। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है। मतलब जो दुर्लभ है, दुर्लभ माने क्या होता है, मतलब कठिनाई, कठिनाई मतलब कि जो बहुत जिसका मिलना मुश्किल हो, यानी जिसका मिलना दुर्लभ हो, तो वही बात कर रहा है यहाँ पे। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है, और यदि आपको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दिया इसमें, स्थानीय जातियाँ। आगे क्या दिया है, स्थानिक जातियाँ। तो इसके बारे में क्या दिया है, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ, अंडमानी टील, अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जनजातियों के उदाहरण हैं। तो स्थानीय जातियों का अगर एग्जाम्पल पूछेगा दोस्तों तो हमको क्या बताना होगा, अरुणाचल के मिथुन इन जनजातियों के उदाहरण हैं, और जंगली सुअर, यही सब हम लोग लिख देंगे। ठीक है, जो कि दिक्कत नहीं होगा। आगे क्या दिया है दोस्तों, लुप्त जातियाँ। लुप्त जातियाँ किसे कहते हैं, तो लुप्त जातियों के बारे में जान लेते हैं अब यहाँ पे। जैसे में दिया है, ये वे जातियाँ हैं, ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई, और ये पूरे उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो चुकी हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल है। मतलब यह लुप्त जातियाँ ये कह रहा है जो पृथ्वी पर से लुप्त हो चुकी हैं, जो पृथ्वी पर से लुप्त हो चुकी हैं, उनका नामो निशान नहीं है, उनके बारे में यहाँ पर बताई गई है। जैसे में एक चीता, एशियाई जो चीता है वह पृथ्वी पर से लुप्त हो चुका है, जो कि 1992 में ही भारत में से यह लुप्त हो चुका है। और गुलाबी सिर वाली बत्तख आप लोग तो अब देखे ही नहीं होंगे कहीं, गुलाबी सिर वाली बत्तख कहाँ होता है, तो गुलाबी सिर वाला बत्तख भी लुप्त हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर आगे क्या दिया है, जैसे में कि आगे दिया है यहाँ पे दोस्तों कि यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्राकृतिक को संसाधनों में परिवर्तित किया है। यदि हम लोग अपने चारों तरफ देखेंगे कि जो जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे उनको हम लोग अपने संसाधन में कैसे बदलें। जैसे में जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनको हम लोग अपने संसाधन में कैसे बदलें। जैसे में हम लोग बात कर लेते हैं प्राकृतिक की, तो प्राकृतिक में क्या हो गया, सूर्य हो गया। तो सूर्य को हम लोग ने कैसे अपने संसाधन में बदल लिया ना। जैसे में सूर्य तो एक प्राकृतिक है, लेकिन जो उसका जो प्रकाश आता है उसका हम लोग सौर ऊर्जा बनाकर अपने संसाधन में प्रयोग करते हैं, जैसे बिजली या फिर इलेक्ट्रिक कार इत्यादि प्रकार से है जो कि प्राकृतिक को हम लोग अपने संसाधन में प्रयोग करके अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या दिया इसको देख लेते हैं।
यहाँ पर और भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि प्राकृतिक में पाए जाते हैं, और प्राकृतिक के जो उदाहरण हैं उनको हम लोग अपने संसाधन में कैसे परिवर्तन कर रहे हैं इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे में दिया है, हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों से और वन्य जीव से प्राप्त होता है। मतलब ये अगर है प्राकृतिक से हमें यह सब चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है, जिसे हम लोग अपने संसाधन में परिवर्तित कर लेते हैं। इसलिए हम ही हैं इन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। मतलब कि जो वन है, प्राकृतिक वन है, उनसे हम लोग तो संसाधन अपना बना ही ले रहे हैं और उन वनों का हम लोग नुकसान भी कर दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा वनों का नुकसान कब हुआ था? तो उपनिवेशन काल में हुआ था, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दिया है इसमें, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों से एक रहा है। ठीक है, भारत में वन संरक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच, ठीक है, भारत में जब वन संरक्षण हुआ था, मतलब वनों की जनगणना हुई थी, तो 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में क्या थे, परिवर्तन कर दिए गए थे। जब मतलब 1951 और 1980 के बीच में जब वनों का संरक्षण हुआ तो 26,200 वर्ग किलोमीटर की जो भी वन क्षेत्र थे उनको कृषि में बदल दिया गया था। ठीक है, तो अधिकतर जनजातियां क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत की में स्थानांतरित झूम खेती अथवा स्लैश और वर्ण खेती के चलते वनों की कटाई निम्नीकृत हुआ था। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ पर एक शब्द आया है झूम खेती। झूम खेती क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है, बड़ी नुकसान, और इसमें दूसरा कारण क्या बना है इसको देखते हैं। यहाँ दिया है बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुँचाया है। बड़ी विकास परियोजनाएं जैसे में नर्मदा परियोजना जब बनी थी तो वहाँ पर जितने भी वन थे उनको काट लिया गया, तो ऐसे में क्या हुआ कि वनों का नुकसान हुआ। जैसे में दिया है 1992 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र साफ करना पड़ा था। मतलब कि जब यह परियोजना बनी थी, जब एक परियोजना बनाया गया था 1992 में, तब 5,000 वर्ग किलोमीटर में जितने भी वन क्षेत्र थे उनको सफाया कर दिया गया था। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में इतना हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। मतलब कि ये कह रहा है कि जो भी नर्मदा परियोजना बन रहा है, इतना हेक्टेयर से अधिक वन नर्मदा नदी में जलमग्न हो सकते हैं, इसी के बारे में यहाँ पे बताया है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दिया इसमें, कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुँचाया है और कई जातियों जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है और आवागमन मार्ग को बाधित किया है। ठीक ना, मतलब इसमें कई जानवरों को भी नुकसान पहुंचा है। यदि मान लीजिए हाथी कहाँ रहती है, सब हाथी जंगल में रहती है भाई। जब जंगल ही नहीं रहेगा तो हाथी कहाँ जाएगी भाई साहब, बताइए आप ही लोग। जब जंगल ही नहीं रहेगा तो हाथी कहाँ जाएगी, तो उसी के बारे में बताया गया कि कुछ हाथियों को भी इसमें नुकसान पहुँचाया गया है। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणवादी यही मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत से जो लोग अधिकारी हैं वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि जो पशुचारण है और जो लकड़ियों से ईंधन है उसका जंगलों का ह्रास का कारण यही है। मतलब कि जंगलों की जो कटाई हो रही है उसका मुख्य भूमिका यही निभाते हैं कि जो लकड़ी को जलावन में डाल देते हैं उसी को पर्यावरणवादी और अधिकारी यही मानते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और होता है। यद्यपि हमने कुछ सच्चाई हो सकती है, वही बात बोला कि यद्यपि हाँ इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ की टहनियाँ काट कर की जा सकती है, न कि पूरे वृक्ष को काट कर की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यही कह रहा है कि यदि हमें पशुचारण के लिए वृक्ष की पत्ती चाहिए तो हमें जो उसकी वृक्ष की पत्ती है उसकी हम लोग काट कर उन पशुओं को खिला सकते हैं। मैटर ये नहीं करता कि
पूरा पेड़ जब तक नहीं काटेंगे तब तक हम अपना मतलब कि पशुओं का पेट नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उनका टहनियों को भी काट कर पशुओं को खिला सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा जड़ से पेड़ को ही काटा जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर दिया है वन पारिस्थितिक तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिज और वन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, ठीक ना। जो हमारे वन है वो बहुत मूल्यवान पदार्थ हैं, जो खनिज हैं, खनिज संसाधनों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण क्या है, संचय कोष है, मतलब एकत्रित मतलब कि बचाया हुआ धन है, ठीक है, जो तेजी से विकसित होती है और प्रौद्योगिकी शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। आरक्षित क्षेत्र, ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। मतलब अनेक प्रकार से पैदा करते हैं, परिस्थितियों को भी अनुकूल रूप से पैदा कर देते हैं। यहाँ पर आगे क्या दिया है दोस्तों, देख लेते हैं इसको। हिमालय यव संकट में, मतलब हिमालय यव संकट में यव क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दिया है हिमालय यव, यानी हिमालय यव क्या होता है, यहाँ पे चीड़ की एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। मतलब ये जो हिमालय यव है यह सदाबहार वृक्ष का एक चीड़ का एक प्रकार है, यह एक औषधि पौधा है, ठीक है। जो यह चीड़ का पौधा है यह क्या एक औषधि पौधा है, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, मतलब ये जो है चीड़ का जो है पेड़ है, पेड़ की छाल पत्तियों के टहनियों और जड़ों से सक्सोल क्या दिया है यहाँ पर, सक्सोल, जड़ों से सक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इससे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें बनाई गई कुछ दवाइयाँ विश्व से सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले एक दशक से हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्र में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। मतलब यह कह रहा है कि जब इस यव के पेड़ से कैंसर की होने वाली दवाइयों की जब दवाइयाँ बन रही थी तो क्या हुआ कि जब ज़्यादा मात्रा में इन दवाइयों का उपयोग होने लगा, जब विदेशों में इसकी सप्लाई होने लगी तो मतलब इस पेड़ों की कमी हो गई, ठीक ना। तो कमी हो गई तो मतलब अब कैसे इसको बचाया जाए, इसको आगे दिया है यहाँ पे, देखते हैं दोस्तों क्या दिया है यहाँ पे। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का निवास, जंगली जानवरों को मारना व अखेट, पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण और दावानल आदि शामिल है, ठीक है दोस्तों, आदि शामिल है। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधन का आसमान बंटवारा व उनका आसमान उपभोग व और पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है, ठीक है। आमतौर पर विकासशील देश में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। मतलब कि जो भी विकासशील देश हैं, जो भी हमारे पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं या फिर जंगलों का ह्रास हो रहा है, वह विनाश का कारण किसको माना जाता है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या को, विकास का मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या, जो बढ़ रही है जनसंख्या, उसी को विकास मतलब जंगलों का ह्रास माना जाता है। मान लीजिए कि आप लोग 4 भाई हैं, ठीक है, आप लोग 4 भाई हैं, यदि आप लोगों के पास कम ज़मीन है, जब आप लोग बंटवारा करेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ज़मीन आएगा आप लोगों के पास, लेकिन जो जंगल रहेगा आपके पास तो आप लोग जंगल को काट देंगे। तो यही कह रहा है कि आप लोग अत्यधिक जनसंख्या के कारण भी जंगलों का ह्रास हो रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया है, यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है, ठीक है। मतलब यह कह रहा है कि मतलब जो मामूली इंसान है और अमेरिका में जो इंसान है उसका औसतन उपभोग से 40 गुना है। इस प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 5% लोग 25। अब इसमें आगे क्या दिया है इसको देखते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा यहाँ पर फिगर कुछ दिया है, देख लेते हैं। जैसे में यहाँ दिया गया है कि शांत घाटी की मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियाँ बांस का पौधा लगाते हुए, मतलब ये जो युवतियाँ 4 दिखाई दे रही हैं आप लोगों को, यह क्या कर रही हैं, बांस की खेती कर रही हैं, मतलब बांस को वृक्ष लगा रही हैं, ठीक है दोस्तों।
इसमें दूसरा क्या दिया है, छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं। मतलब कि जितने भी जंगल में से जो भी छोटे छोटे फल उत्पन्न होते हैं या फिर पैदा होते हैं, उन्हीं फलों को यह कुछ महिलाएं क्या हैं, जो आदिवासी हैं, जो बाज़ारों में जाकर बेच रही हैं। ठीक है। और यहाँ पर तीसरा दृश्य क्या दिया है दोस्तों, देखते हैं। सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं। ठीक है। जो भी आदिवासी महिलाएं हैं, जो ये सूखी पत्तियां हैं जंगलों की, उनको एकत्रित कर रही हैं। एकत्रित करने के बाद क्या करेंगी, इनसे वो अपना अनेकों प्रकार से काम करेंगी, जो कि इनके लिए लाभदायक होगा। ठीक है दोस्तों। अब इसमें आगे क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ क्या कर रहा है दोस्तों, मतलब 25% गरीब लोग की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है। यदि इन 5% लोगों की पर्यावरण रख रखाव में कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, तो प्रश्न यह है कि कौन क्या, कहाँ से और कितना उपभोग कर रहा है। ठीक है दोस्तों। इसमें अब क्या दिया है, क्या आप जानते हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा। क्या दिया है, क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। भारत के आधे से ज़्यादा वन खत्म हो चुके हैं। एक तिहाई जलमग्न भूमि सूख चुकी है, यानी 70% धरातली जल क्षेत्र प्रदूषित है और 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है। और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप है, आप लोग इसको घर पे करिएगा। ठीक है। तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। अब आगे क्या दिया है इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया है वनों और वन जीवन की विनाश मात्र जीवन विज्ञान का विषय नहीं है। ठीक है। और जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। मतलब जो जैव संसाधन का विनाश है, कहीं ना कहीं सांस्कृतिक विविधता से के नाश से भी जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है आगे देखते हैं। इसको दिया है, जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। और यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन जीवन पर निर्भर हैं। ठीक है दोस्तों। आगे क्या दिया इसमें, गरीब वर्ग की भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। मतलब जो भी गरीब वर्ग की महिलाएं हैं, पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं इस बात को लेकर। ठीक है। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकताओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। ठीक है। मतलब कई समाजों में, जैसे में कि कुछ ऐसे समाज हैं जहाँ पर खाना बनाना, चारा लाना, ठीक है, झाड़ू करना, बर्तन धोना, ये सब क्या महिलाओं के लिए एक परंपरा बना दिया गया है। मतलब महिलाओं के लिए जिम्मेदारी होती है। ठीक है। महिलाओं के लिए क्या होती है, एक जिम्मेदारी होती है। जैसे ही इन संसाधनों की कमी हो जाती है, महिलाओं पर कार्य भार बढ़ जाता है। ठीक है। मतलब जैसे ही, मतलब मान लीजिए कि कोई महिला है, ठीक है, तो उसे जंगल से लकड़ी लाना है। ठीक है। समझिए यहाँ पे कोई महिला है, इसको जंगल से लकड़ी लाना है। यदि धीरे धीरे उस जंगल ही विलुप्त हो जाए, तो उस महिला को खाना बनाने के लिए दूर से लकड़ी जाना पड़ेगा कि नहीं। जब वो महिला दूर से लकड़ी लाएगी तो उस महिला को ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, उस महिला को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा समय भी उसका नष्ट होगा ना। यही बताया गया है यहाँ पे। और कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से अधिक पैदल चलना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि उन महिलाओं को 10 किलोमीटर से अधिक भी पैदल चलना पड़ता है। जैसे में कि पानी की यदि समस्या हो जाए तो महिलाओं को 10 किलोमीटर से अधिक भी पानी लाने के लिए कुएं पर जाना पड़ता है। ठीक है। और इससे इन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं और इस प्रकार से महिलाओं को अधिक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिससे गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। वन कटाई के परोक्ष परिणाम क्या दिया है वहाँ पे, वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों।
अगर मान लीजिए कि सूखा पड़ जाए, गरीब अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, तो सबसे ज़्यादा समस्या किसे देखने को मिलती है? एक गरीब इंसान को ही तो देखने को मिलती है ये सब समस्याएं अधिक से अधिक में, ठीक है। तो उसके बारे में यही बताया गया है यहाँ पे दोस्तों। इस स्थिति में गरीब पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए, ठीक है। मतलब यह आवश्यक भी है कि वनों के लिए एक नई एक सही नीति को अपनाई जाए, जिससे कि अच्छे से अच्छे प्रकार से लाभ हो सके, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या दिया, अगला टॉपिक इसमें क्या दिया है, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। मतलब भारत में जो वन है और उसमें जो रहने वाले जीव हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए, मेन मतलब इसका यही होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे दिया है वन जीवन और वनों में तेजी गति से हो रहे ह्रास के कारण इनकी संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है। क्यों, ठीक है, आवश्यक है। क्यों आवश्यक है भाई, इसके बारे में जानते हैं आगे। संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। मतलब संरक्षण मतलब जो भी हमारे पशु हैं, पक्षी हैं, जो वनस्पति जात हैं, उनका संरक्षण करना हमें आवश्यक है। और एक क्वेश्चन आता है कि हम उनका संरक्षण क्यों करें, बताइए, हम उनका संरक्षण क्यों करें? तो क्यों करें, मतलब इसलिए करें उनकी संरचना क्योंकि संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहे। जो हमारी पारिस्थितिक विविधता है वो हमारी बनी रहे, इसलिए हमको उनकी संरक्षण करना आवश्यक होता है दोस्तों, ठीक है। तथा हमारे जीवन संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। और अगर यदि वह लोग बने रहेंगे तो हमारा जल भी बना रहेगा, वायु और मृदा भी अच्छी तरह से बनी रहेगी। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है, ठीक है। अभी भी हम क्या हैं, परंपरागत ही फसल पर तो निर्भर है भाई साहब। अभी जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन के लिए बनाने पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। जलीय जैव क्या कहता है, जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन के बनाए रखने के लिए निर्भर करता है, ठीक है। आगे क्या दिया है देख लेते हैं। इसमें आगे दिया है दोस्तों कि 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम को पुरोज मांग किया है, ठीक है। मतलब पुरोज मांग किया है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। दोस्तों इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण कब लागू किया गया था, तो 1972 में लागू किया गया था। यह एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा और नोट में भी बना लीजिएगा। तो आगे क्या दिया इसमें, जिसमें वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। मतलब यह वन्य जीव संरक्षण 1972 में इसलिए लाया गया था कि जितने भी वन्य जीव हैं उनके लिए आवास का संरक्षण प्रावधान बनाया जाए, ठीक है। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंध पर, वन्यजीव आवासों की कानूनी संरक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर आदि प्रबल जोर दिया गया। मतलब कि जो भी हमारे जानवर थे उनको भी मतलब बचाने पर बहुत ही जोर दिया गया। मतलब सरकार ने भी अच्छे काम किए उन जानवरों को बचाने के लिए, ठीक है। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन पशु विहार स्थापित किए, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। मतलब कि जब ऐसा हुआ तो क्या किए कि जो हमारे राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है पशुओं के रहने के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य खोलें, राष्ट्रीय उद्यान खोलें, जिससे कि उनकी सुरक्षा बनी रहे, ठीक ना। तो ये भी बहुत अच्छा काम किया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर। मतलब कि आपने इसके बारे में तो आगे पढ़ ही चुका है कि मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ा भी दिया है। और आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मैंने राष्ट्रीय उद्यान को ट्रिक के माध्यम से बताया। आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आगे क्या दिया इसमें, केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं को भी घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था, ठीक है।
इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हंगूल, तीन प्रकार के मच्छर, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवड़ी जल मगरमच्छ और घड़ियाल। ठीक है, तो इनको बचाने का कार्य किया था। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या दिया इसमें। जैसे मैं यहाँ दिया एशियाई शेर, क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल है। जैसे में कुछ एशियाई शेर हैं और कुछ अन्य प्राणी भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मतलब इसके अलावा भी कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावण और हम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको देख लिए हैं। अब आगे क्या दिया है, थोड़ा सा इसको बहुत मेन टॉपिक है, इसको देख लेते हैं कि ये क्या बता रहा है, ये क्या समझाना चाहता है हमको। क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम में तो हालांकि यहीं से ही क्वेश्चन ही उठाता है, क्योंकि ये बच्चे इसको छोड़ देते हैं ज़्यादातर, मतलब कि इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं। मैं आप लोगों को इसको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दिया गया बाघ परियोजना, तो बाघ परियोजना दिया है यहाँ पे। वन्य जीवन संरक्षण में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या से 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई है। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होनी और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। ठीक है, बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधि में प्रयोग होने के कारण यह जातियाँ विलुप्त होने के कगार पर पहुँच गई। ठीक है, तो जितने भी हमारे बाघ थे उनको संरक्षण में लाया गया। क्या करते थे लोग कि उनको मार कर उनकी जो हड्डियाँ थीं उनको लोग विदेशों में सप्लाई कर दिया करते थे औषधि बनाने के कार्य में, और जो उनकी जो छाल थी उनका भी लोग दवाई और जूता चमड़ा बनाने में प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दिया, चूँकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं, और यह क्या करा है, भारत देश और नेपाल देश दुनिया के 2/3 बाघों को आवास प्राप्त करवाता है, भारत और नेपाल देश केवल। ठीक है, और आगे क्या दिया है यहाँ पे, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार को जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश में बाघवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार आवास में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, यह सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट में बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दिया है इसको देखते हैं। यहाँ पर दिया है आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता की खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिला है, मतलब कि जैसे में हम बाघों को संरक्षण कर रहे हैं, गैंडा को संरक्षण कर रहे हैं, हाथी को संरक्षण कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमको कीटों का भी संरक्षण करना चाहिए, इसमें यही बताया गया है। आगे क्या दिया है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों और भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया है। मतलब ये यही कह रहा है कि 1980 से 1986 के बीच में कुछ छोटे छोटे प्राणी जैसे में छोटे तितली, पतंगों के लिए भी संरक्षित जातियों को शामिल किया है। 1971 में पौधों की 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई हैं। ठीक है दोस्तों, 1991 में
पौधों की 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई हैं। ठीक है, आगे क्या दिया है इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे इसमें यही दिया है कि वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और विवरण। यदि हम वन और वन्य जीवों संसाधनों को संरक्षित करना चाहते हैं तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण करना और विनिमय अपेक्षाकृत कठिन है। यानी यही कर रहा है यह, यदि हम वन और वनों को संसाधनों से संरक्षित करना चाहते हैं तो उनका प्रबंध, नियंत्रण और विनिमय अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंध में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। ठीक है, मतलब यही कह रहा है जो वन है कुछ सरकार के भागों में है और कुछ वन के भागों में बांटा गया है। तो यहीं पर बताया गया है कि वो किस किस कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसको देख लेते हैं कितनी कैटेगरियाँ हैं। तो भाई सबसे पहले हमारी कौन सी कैटेगरी आती है? आरक्षित वन। आरक्षित वन क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो आरक्षित वन क्या होते हैं, जैसे में देख लेते हैं इसको। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। ठीक है, आरक्षित वनों को क्या माना जाता है? अत्यधिक मूल्यवान माना जाता है। तो अब आगे क्या दिया है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्या दिया है। मतलब अगर बच्चों के बारे में यहाँ पर कुछ अखबारों के दृश्य हैं, गैरिल ऑन द बैंक, ठीक ना। तो इसको अब आप लोग फिगर को देख लीजिए अच्छे से। अब आगे क्या दिया है यहाँ पर? रक्षित वन। रक्षित वन किसे कहते हैं इसको देख लेंगे आप लोग। रक्षित वन किसे कहते हैं? वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित है। ठीक ना, जो भी हमारे क्षेत्र का 1/3 हिस्सा है वो उसे हम लोग रक्षित वन कहते हैं। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, तो इन्हें हम लोग रक्षित वन कहते हैं। अगला क्या दिया है? अंगीकृत वन। तो अंगीकृत वन क्या होता है दोस्तों, इसको देखते हैं। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अंगीकृत वन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो भी वन बंजर भूमि में पाए जाते हैं या फिर सरकार या समुदायों के आधार पर उन्हें लगाया जाता है, उन्हें अंगीकृत वन कहा जाता है। ठीक ना, यहाँ पर आगे क्या दिया है देख लेते हैं। आरक्षित और रक्षित वन। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी और अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मतलब आरक्षित और रक्षित वन ऐसे हैं जिनका प्रयोग मतलब कि रख रखाव के मतलब इमारती लकड़ी और अन्य पदार्थों के लिए बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्रों का लगभग 75% है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में से एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा और पंजाब और राजस्थान के कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। ठीक है, मतलब इन रक्षित वनों का मतलब इन क्षेत्रों में बड़ा ही अनुपात है, मतलब बड़ा ही महत्व है दोस्तों। आगे क्या दिया है? पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अंगीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। ठीक है, और समुदाय के अंतर्गत के प्रबंधन में है यह सब। ठीक है, आगे क्या दिया इसमें? समुदाय और वन संरक्षण। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा कि समुदाय माने क्या होता है और वन संरक्षण मतलब समुदाय है तो वो समुदायों में वन का संरक्षण कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या दिया है? वन संरक्षण की नीतियाँ।
वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। मतलब जो हमारे वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात इसकी नहीं है, और हम आमतौर पर इन बातों से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव जातियों के आवास भी हैं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि जो वन है कुछ हमारे मानव जातियों के लिए भी आवास स्थान है। जैसे मैं आप लोग जानते हो कि थारू जनजाति, गौड़ जनजाति, ये सब कहाँ रहती है भाई? ये सब जंगलों में ही रहती है ना। और भारत के कुछ क्षेत्र में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं। ठीक है, संरक्षण में जुटे हैं क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां के खनन कार्य को बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। ठीक है, मतलब जो लोग राजस्थान के लोग गांव के निवासी हैं, वहाँ के लोग वन्य जीव अधिनियम के तहत वहाँ के खनन कार्य को बंद करवाने का संघर्षरत है। ठीक है, कई क्षेत्र में यहाँ क्या दिया है, कई क्षेत्र में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की भी हस्तक्षेप भी स्वीकार। मतलब कई राज्यों में ऐसा है कि जो लोग वन को और वन्य जीव जो भी जीव हैं उनकी सुरक्षा गांव के निवासी लोग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें यही बताया गया है। अब आगे क्या दिया है इसको देख लो। नहीं कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले में, मतलब यहाँ पर क्या करा है, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोग ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वहाँ का देवता है भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी। मतलब वहाँ पे वन लगाया जाएगा, वहाँ पर कोई भी अवर्जित कार्य नहीं किया जाएगा, जिसके अपने ही नियम कानून हैं। जो शिकार वर्जित है, मतलब वहाँ पर शिकार करना वर्जित है, तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से वहाँ के वन्य जीव को बचाते हैं। मतलब बाहरी लोग जितने हैं उनसे घुसपैठ से इन लोगों को बचाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक क्या दिया है इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इसमें थोड़ा समय दे देते हैं। इसको क्या बताया है यहाँ पे, पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। ठीक है दोस्तों, तो यह कुछ कहानियाँ हैं, कुछ कहानियों की टाइप दिया है। इसको थोड़ा हम लोग ध्यान से देख लेते हैं क्या दिया है दोस्तों। यहाँ पर प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। ठीक है, इन्हीं विश्वासों के विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप से बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। ठीक है, मतलब वनों के इन भागों में या तो वनों में ऐसे बड़े भाग में स्थानीय लोग ही घूमते तथा न ही किसी को और को छोड़कर करने देते। कुछ समाज में विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, मतलब जो कुछ समाज हैं पेड़ों की पूजा करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे में कि आप लोग देखते हैं कि यूपी में माना जाता है कि पीपल के वृक्ष को नहीं काटा जाता है, तो वो लोग क्या कहते हैं, पीपल के वृक्ष को नहीं काटते हैं। और हालांकि पीपल का जो वृक्ष होता है सबसे अधिक ऑक्सीजन पीपल का वृक्ष ही देता है। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे, आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। मतलब जो यह संथाल जनजाति है महुआ और कदम के पेड़ की क्या करती है, वहाँ पे पूजा करती है। और उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ, और जो क्या किया है यहाँ पे, उड़ीसा और बिहार की जो जनजातियाँ हैं शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है। मतलब जो यहाँ पे उड़ीसा और बिहार की जो जनजातियाँ हैं यह क्या करती हैं, शादी की जब होती है उन लोगों की, तो इमली और आम के पेड़ की क्या करती है, पूजा करती है, जिससे कि इमली और आम के पेड़ को काटा नहीं जाएगा और हमारा पर्यावरण बचा रहेगा। बहुत से व्यक्ति पीपल के वृक्ष को, वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। यहाँ पर भी वही बताया गया है कि बहुत से लोग पीपल के वृक्ष को वट वृक्ष मानते हैं और उसका पूजा भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दिया है इसमें देख लेते हैं। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियाँ हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इनकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं
आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। मतलब ये आमतौर पर यदि नहीं करते हैं तो मान लीजिए कुछ पशु हैं उनको पवित्र मानकर उनकी पूजा किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है, ठीक है। जैसे में गाय को मान लेते हैं तो गाय को हम लोग लुप्त नहीं होने देंगे, क्योंकि गाय की हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है, तो उसको लुप्त नहीं होने देंगे। आगे क्या दिया इसमें, आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदरों और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं, ठीक ना। मतलब वहाँ पे कुछ जानवर जैसे में बंदर हैं उनका भी हम लोग पूजा करते हैं, ठीक ना, तो उनको भी हम लोग संरक्षण करके बचाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है, जैसे में राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोर के मुंड देख सकते हैं। वहाँ जो समुदाय के अभिन्न हिस्सा हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, ठीक है दोस्तों। आगे क्या दिया इसमें, हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब नहीं रहा। मतलब जो चिपको आंदोलन चलाया गया था वनों की कटाई के लिए, मतलब उनको रोका जाए, वो मतलब सक्सेस नहीं हो पाया। अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीकों का विश्वास अब व्यापक हो गया है। टिहरी के किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवोदानय ने दिखा दिया, ठीक ना। यहाँ पर क्या दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादित संभव है, ठीक है दोस्तों। आगे क्या दिया इसमें, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम रक्षित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं और औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट कि 1988 में हुई जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था, तो विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है, ठीक है, और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं। और क्या है दोस्तों यहाँ पे, और गांव के स्तर पर क्या बनाई जाती हैं, संस्थाएं बनाई जाती हैं जिनमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से में कार्य करते हैं और इनके बदले वे सामुदायिक मध्य स्तरीय लाभ जैसे गौर इमारतें वन उत्पादकों के कहरदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ियों के लाभ में भागीदारी होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, मतलब समझ में आ रहा है ना दोस्तों आप लोगों को। अब आगे क्या दिया है इसको देख लेते हैं। इसमें जैसे मैं आगे दिया है भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की, तो भारत में जो भी पर्यावरण में जो विनाश हुए हैं उनका पुनर्निर्माण का क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है। क्या मिलती है? सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंध में शामिल करना चाहिए। मतलब क्या करा है कि यही करा है कि हर व्यक्ति को जनजाति और पशु पक्षियों की संरक्षण करना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर क्या है, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है, अतः वे ही विकास प्रक्रिया मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो, ठीक है दोस्तों। तो हमारा चैप्टर क्लोज होता है यहीं पे दोस्तों। यदि आप लोगों को कहीं भी इस चैप्टर में दिक्कत हो तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा दोस्तों, ठीक है।
आप लोगों को एकदम तुरंत समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन ढंग से चैप्टर को बताया गया है। ऐसा कोई यूट्यूब पे बताने वाला नहीं है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और हमने शुरुआत से पढ़ाया कक्षा 10th की जितनी भी NCERT की बुक हैं मैंने सबको पढ़ाया है। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।